नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बताएंगे बिहार चुनाव के अंदर जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन दो अलग अलग खेमे में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ी फूट एनडीए के अंदर दिखाई देने लगी है। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव के अंदर एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है और बिहार चुनाव के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनडीए अभी की स्थिति में बिहार में कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है। आपके कमेंट का मैं लगातार रहेगा इंतजार। और इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू को संदेश, कहा अपने दम पर बना सकते हैं सरकार पर दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते। बीजेपी के सांसद आरके सिन्हा के बयान को लेकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला काफी ज्यादा बदल गया है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुले तौर पर नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को धमकी देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में हमारा बड़ा हिस्सा जल्द ही तय होगा। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से समाप्त किया जाएगा ताकि हमारे बीच कोई मतभेद न रहे। न्यूज चैनल से बात करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बिहार से सांसद आरके सिंह ने कहा कि हम अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 1996 से जेडीयू के साथ हम साझेदारी में हैं और इस साझेदारी को तोड़ना नहीं चाहते हैं। सीधे सीधे उन्होंने इशारों में जनता दल यूनाइटेड को संकेत दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आधी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों इससे पहले विधानसभा के चुनाव में ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इशारों में बड़े संकेत दे दिए हैं। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन में एक और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आमने सामने है, तो दूसरी ओर मांझी के आने के साथ ही एनडीए में एक और कलह शुरू हो गई है, जहां पर चिराग पासवान को नसीहत देते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद जीतन राम मांझी लोक जनशक्ति पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने खुलकर कह दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ हम अपना उम्मीदवार यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का उम्मीदवार चुनाव के अंदर उतारेंगे। मांझी ने कहा कि नीतीश के खिलाफ किसी भी तरह की बगावत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आवाज उठाया तो दूंगा करारा जवाब। इसी के साथ रामविलास पासवान को लेकर भी उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने दलित पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सीधे तौर पर बड़ा हमला करते हुए चिराग पासवान और रामविलास पासवान पर दिखाई दे रहे हैं जीतन राम मांझी, जो 2 दिन पहले ही एनडीए में शामिल हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि एलजेपी इस पूरे मामले को लेकर कैसे करारा जवाब देती है, क्योंकि अब ये सीधी लड़ाई जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एलजेपी के बीच में हो गई है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही पूरे देश के 65 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से यह जानकारी दी गई है। इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया कि 65 सीटों पर उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ कराए जाएंगे, जिसमें 1 लोकसभा की सीट है और 64 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश की हैं, जहां पर जो सबसे ज्यादा सीटें यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में से जीतेगा वो अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाने जा रहा है। और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा युवाओं को 2 पीढ़ियां बर्बाद करने के बाद जवाब देने को कुछ भी नहीं है नीतीश कुमार के पास, और इसीलिए वो बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश कुमार सरकार और खुद नीतीश कुमार में यदि हिम्मत है तो वह बेरोजगारी के मामले को लेकर बयान देकर दिखाए। बड़ा आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि युवाओं के 2 पीढ़ियों को बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और इसी के साथ में एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी बिहार के चुनाव को लेकर अपनी पार्टी को कह दिया है कि 50-50% के फॉर्मूले पर जनता दल यूनाइटेड के साथ सीट बंटवारे को लेकर समझौता होना चाहिए। और एक और जानकारी है, जहां पर एलजेपी ने विज्ञापन अखबारों में देकर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा कि वो लड़ रहे हैं और हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। इशारों में उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और तंज कसा है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15 साल से राज्य के अंदर में है, उन्हीं को जवाब देना चाहिए कि प्रदेश की इतनी खराब स्थिति क्यों है। इसी के साथ में चलते हैं गुजरात की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका देते हुए हार्दिक पटेल ने बीजेपी के 40 नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया है। गुजरात के राजकोट के अंदर निकाय चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कांग्रेस में 40 सदस्यों को ज्वाइन कराया
बताया है। इन 40 में से 20 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और 4 बीजेपी के नेता भी हैं। गुरुवार को नगर के बोर्डिंग में सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकोट कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक डांगर ने कहा कि बीजेपी काउंसलर दक्षा और सभी एबीवीपी के राजकोट वार्ड नंबर 4 के पदाधिकारी हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के कुछ और पार्षद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हार्दिक पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से गुजरात प्रदेश कांग्रेस का बनाया गया था, जिसके बाद से उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है और पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए सभी राज्य के सभी जिलों के अंदर जा रहे हैं और इसी कड़ी में वह राजकोट पहुंचे हैं। और एक और अपडेट की माने तो कंगना पर बीजेपी में 2 अलग अलग खेमे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आशीष सेलार बोले, कहा मुंबई को मत दिखाओ, मुंबई को मत सिखाओ। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनावत के द्वारा मुंबई पुलिस और मुंबई की तुलना पाकिस्तान से करने के मामले को लेकर अब नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अंदर ही 2 अलग अलग खेमे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता राम कदम कंगना रनावत के साथ हैं, वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी के विधायक आशीष सेलार ने कंगना के बयान की आलोचना की है। बीजेपी के विधायक आशीष सेलार ने कहा कि हम मुंबई पर कंगना रनावत के बयान को ठीक नहीं मानते हैं और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम देख रहे हैं कि एक्टर सुशांत सिंह मौत की जांच किस तरह से चल रही है और अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले इस तरह का बयान देना बहुत गलत है। और एक और अपडेट आ रही है जहां पर प्रियंका गांधी ने डॉक्टर कफील से फोन पर बात की है और उनका हालचाल जाना है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने डॉक्टर कफील के साथ फोन पर बात की है और इस दौरान हालचाल पूछा है और अपना निजी नंबर देते हुए भी जरूरत पड़ने पर बेहिचक कॉल करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर कफील के रिहाई का मुद्दा बहुत पहले से उठा रही है और ऐसे में जयपुर के अंदर भी रिजॉर्ट में उनको ले जाया गया है। और ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट की माने तो मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे भोपाल के बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कराया है। प्रशासन ने राजधानी भोपाल के रोशनपुर चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्राओं पर बल का उपयोग करते हुए उनको खदेड़ा है। यह सभी बेरोजगार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए थे। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी पहुंचकर विरोध किया है और इस तरह की कार्रवाई की निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो जीएसटी नोटबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि नोटबंदी जीएसटी देश में लगा लॉकडाउन मास्टर स्ट्रोक नहीं था बल्कि डिजास्टर स्ट्रोक था, यानी देश की हालत खराब करने के पीछे इन तीनों बीजेपी के कदम का बड़ा रोल रहा है। और एक और अपडेट की माने तो जेल से छूटने के बाद डॉक्टर कफील की कांग्रेस पार्टी से बड़ी नजदीकियों को लेकर भी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने भी उनका स्वागत किया है। और एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों लखीसराय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पार्टी से निलंबित किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चौधरी ने लखीसराय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है और स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने जारी पत्र में कहा कि लगातार ऐसी जानकारियां मिल रही थी कि पूर्व अध्यक्ष पार्टी के विरोध में प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसे गंभीरता से लिया गया है। और एक और जानकारी की माने तो आरएलएसपी ने आरजेडी को सौंपी अपने जिम्मेदारी, अपने दावेदार वाली सारी सीटें। लालू ने मांगी थी जिताऊ उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब यह अंतिम दौर की बातचीत जारी है। 2 दिन पहले ही रजत से हुई बातचीत के बाद शुक्रवार को रालोसपा के नेताओं ने अपनी दावेदारी वाली सीटों का नाम रजत के कार्यालय जाकर सौंप दिया है। बताया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सौंपी गई सूची में रालोसपा ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार के नाम दे दिए हैं। सीटों की संख्या का खुलासा दोनों दलों के बीच बातचीत के बाद की जाएगी। दरअसल 23 सीटों पर इससे पहले चुनाव लड़ चुकी रालोसपा 25 अन्य सीटों पर भी दावेदारी कर रही है। कुल मिलाकर 48 सीटों पर दावेदारी की जा रही है। हालांकि उनको 15 से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं अभी की स्थिति में। और एक और जानकारी है जहां पर उत्तराखंड के अंदर अपनी ही पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा पत्र। 2 विधायकों ने दिल्ली में जाकर मुलाकात की है। नौकरशाही के कामकाज को लेकर बीजेपी के विधायकों ने अपनी नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कुमाऊं के 2 विधायकों की दिल्ली दौड़ के बाद रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा है। इससे राज्य के अंदर सियासी हलचल जाना जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर कई सारे विधायकों ने शिकायत की थी और जिस तरह से प्रशासन चल रहा है उसको लेकर बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक नाराज हैं। एक और जानकारी की माने तो जिला जज पर उत्पीड़न के मामले को लेकर जांच रोकी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ट्रेंड बन गया है, जिसके बाद कुछ गंभीर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। एक और जानकारी की माने तो संसदीय क्षेत्र से गुमशुदा बीजेपी के सांसद किरण खेर को लेकर तलाश में कांग्रेस पार्टी ने वर्चुअल कैंपेन चलाया है। बीजेपी की सांसद किरण खेर पर संसदीय क्षेत्र से बाहर रहने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हुए कैंपेन के सहारे उनको ढूंढा गया है। चंडीगढ़ के कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन और एनएसयूआई की ओर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक और जानकारी की माने तो कलेक्टर की प्रधानमंत्री से शिकायत पर बवाल, बीजेपी के सांसद और विधायक आमने सामने आ गए हैं। छतरपुर के कलेक्टर शिलेंद्र सिंह की भाजपा सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई शिकायत का मामला गर्माता जा रहा है। दरअसल
केंद्र की योजना के संबंधित बैठक में कलेक्टर के उदासीन रवैये को लेकर खटीक ने कलेक्टर की शिकायत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में की थी, जिस पर संज्ञान लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखा था। 2 दिन बाद हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को सांसद के प्रति किए गए व्यवहार को लेकर फटकार लगाई। इस पूरे मामले में बीजेपी के विधायक राजेश प्रजापति ने कलेक्टर का बचाव किया है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो राउत पर बोली कंगना रनावत, डंके की चोट पर कहती हूँ कि मैं मराठा हूँ, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र आने वाली है, जिसको रोकना है वो रोक ले। हम आपको बता दें कि कंगना रनावत के बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में कुछ हलचलें देखने को मिल रही है, जहां पर संजय राउत ने भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको अब महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मुंबई की तुलना की थी। एक और जानकारी की माने तो पप्पू यादव ने बिहार के चुनाव में जातिगत समीकरण के तहत 94 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने 94 सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर घोषणा करते हुए विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पप्पू यादव का कहना है कि जाप बिहार के अंदर यानी उनकी पार्टी बिहार के अंदर विकास की राजनीति करेगी और सभी को एक साथ लेकर चलेगी। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर और गहराया LAC का विवाद। दक्षिण पेंगोंग में बौखलाए चीन ने तैनात किए हैं टैंक और पैदल सेना, भारत यूं दे रहा है जवाब। भारत के सेना प्रमुख मुकुल नरवणे ने बताया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात तनावपूर्ण हैं और अभी काफी नाजुक हालात हैं। हमने LAC पर अपनी सुरक्षा को चार चौबंद कर रखा है। इस तरह से सैन्य अधिकारियों से बातचीत के बाद सेना प्रमुख की ओर से बयान सामने आया है, जो दिखाता है कि चाइना और भारत के बीच में सीमा पर तनाव बदस्तूर जारी है। और ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट है, जहां पर अप्रैल के अंदर 83 लाख से अधिक मनरेगा के नए कार्ड बनाए गए हैं। 7 सालों में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाई गई इस स्कीम के रास्ते लोगों तक पैसा पहुंचाया जा रहा है, जो काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाइए और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।